बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। रैंडम वेरिएबल का चैप्टर चल रहा है हमारा और आज का लेक्चर है लेक्चर 6। इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे जो है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। पिछले 4 लेक्चर्स में हमने जो केसेस डिस्कस किए हैं वो थे यूनिवेरिएट केसेस। यूनिवेरिएट केसेस में इसमें एक वेरिएबल होता था और उस एक ही वेरिएबल जो किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में उसकी वैल्यूज जनरेट होती थी उसको स्टडी करते थे हम। वो वेरिएबल जो होता था वो डिस्क्रीट भी हो सकता था, कंटिन्यूस भी हो सकता था। अब जो हमारे पास करंटली सिचुएशन है उसमें हम केस डिस्कस करेंगे कि जब हमारा वेरिएबल एक ना हो, एक से ज़्यादा हो। और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ये 2 वेरिएबल्स के लिए करेंगे। 2 वेरिएबल्स दोनों डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और दोनों कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। अच्छा, होता क्या है, हम ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिसमें एक की बजाय 2 वेरिएबल्स जो हैं वो जनरेट हो रहे होते हैं। अच्छा, वो कैसे? आप एक डाई की बजाय 2 डाइस रोल कर रहे हैं। एक डाई पे जो आता है उसको अलग से नोट करते हैं, दूसरी पे जो आता है उसको अलग से नोट करते हैं। तो जो फर्स्ट डाई पे जो आउटकम्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 उसमें से जो भी आ रहा है वो है रैंडम वेरिएबल 1। क्योंकि एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है तो अगर हम कहते हैं कि फर्स्ट डाई पे जो भी आएगा उसको x से शो करेंगे और सेकंड डाई पे जो आएगा उसको हम y से शो करेंगे। तो इस केस में हम अगर दोनों डाइस को साथ ही रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली जनरेट हो रहे हैं और वो जो 2 वेरिएबल्स हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6। अगर आप एक डाई रोल कर रहे हैं और उसके साथ एक कॉइन टॉस कर रहे हैं तो उस केस में आपका डाई के ऊपर जो भी आएगा उसको x से शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 और कॉइन के ऊपर जो है उसको y से शो करें तो वो हेड और टेल या 0 1 से शो कर लें। आप प्रैक्टिकली कैसे हो? सपोज हम आपकी क्लास है और उस क्लास में हम ये देख रहे हैं कि आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए हैं और आपके मार्क्स कितने आए हैं आउट ऑफ 100। और आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं 61 62 70 71 80s में या 90s में आ रहे हैं। तो आपके जो लेक्चर्स आपने अटेंड किए हैं, क्योंकि एक सेमेस्टर में 48 लेक्चर्स होते हैं, अगर आपका ये 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो उसमें तो एक स्टूडेंट नंबर 1 है, उसने लेक्चर्स अटेंड किए हैं 48 में से 36 और उसके जो मार्क्स आए हैं उसको हम y से शो कर देते हैं। मार्क्स उसके आए हैं 67। एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने 42 लेक्चर्स लिए हैं और 72 मार्क्स आ गए हैं। तीसरा स्टूडेंट है, उसने 41 लेक्चर्स लिए हैं, उसके 80 मार्क्स आ गए, एंड सो ऑन। अब देखें आपके पास जो डेटा जनरेट हो रहा है इस केस में, उसमें जो x वेरिएबल है नंबर ऑफ लेक्चर्स अटेंडेड बाय अ स्टूडेंट वो भी डिस्क्रीट है और मार्क्स आउट ऑफ 100 वो भी एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। अब जब आप एक स्टूडेंट पिक करते हैं तो उसके ऊपर 2 ऑब्जर्वेशन लग रही हैं, एक उसके आप मार्क्स देख रहे हैं, एक उसकी अटेंडेंस देख रहे हैं और आप उसको साइमल्टेनियसली स्टडी करना चाहते हैं। तो ये जो केस होगा इसको बोलेंगे बाइवेरिएट केस। अब इसमें एक तीसरा वेरिएबल भी इंक्लूड हो सकता है। मसलन आप कहें जी उसने स्टूडेंट ने लेक्चर्स कितने अटेंड किए हैं, उसके मार्क्स कितने हैं और साथ कोई तीसरा वेरिएबल भी आप कर लेंगे, उसमें उसके जो फैमिली मेंबर्स की तादाद कितनी है उसको हम z से शो कर लेते हैं। सपोज उसके 3 फैमिली मेंबर्स हैं, 4 हैं, 2 हैं, 4 हैं एंड सो ऑन। अब आपके पास इसी एक ही सिचुएशन में एक तीसरा वेरिएबल भी आ गया, ये हो गया आपका ट्राईवेरिएट केस। इसी तरह जब वेरिएबल्स इंक्रीज होंगे तो उस जनरली इस सिचुएशन को हम मल्टीवेरिएट सिनेरियो बोलते हैं। यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वो बाइवेरिएट केस पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली जनरेट हों। अब वो जो 2 वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं।
तो पहले हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या, आप यूनिवेरिएट केस पढ़ रहे थे तो उसमें वेरिएबल x होता था, उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन f ऑफ x होती थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल F ऑफ x होता था। डिस्क्रीट केस होता था तो ये टेबल की फॉर्म में या फॉर्मूला की फॉर्म में आपको मिल जाती थी, और कंटिन्यूस केस होता था तो आपको फॉर्मूला की फॉर्म में या फंक्शन की फॉर्म में मिलती थी। ये है एक वेरिएट की डिस्ट्रीब्यूशन। अब दूसरा वेरिएबल है y, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर है f ऑफ x से शो नहीं करते, किसी और से शो कर लेते हैं, सपोज t ऑफ x से शो कर लेते हैं, कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। x की अपनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, y की अपनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, लेकिन जब उनको साइमल्टेनियसली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसमें ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं, तो उस केस में हमें फिर ये जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनको क्या कहेंगे, और इनकी एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, तो उसको किस सिंबल्स क्या कौन से यूज होंगे। अब सपोज करें आपके पास एक रैंडम वेरिएबल है x, ये जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इसको f ऑफ x से शो नहीं करते, हम g ऑफ x से शो कर लेते हैं। ये सिंबल यूज कर लिया हमने, f g t कुछ भी फंक्शंस के सिंबल्स हैं। लेट वी हैव अनदर वेरिएबल, अनदर रैंडम वेरिएबल, एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल हम जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का केस कर रहे हैं वो डिस्क्रीट केस कर रहे हैं, डिस्क्रीट से ही इसको समझें। फिर कंटिन्यूस में हम जो नोटेशंस हैं वो थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, बाकी इसी तरह रहेगा। अनदर रैंडम वेरिएबल y विद प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को h ऑफ y से शो कर लेते हैं। h फंक्शन है और उसमें वेरिएबल है y, देयर जॉइंट। अच्छा, ये g ऑफ x है क्या? g ऑफ x आपको बताती है, जिस तरह आप f ऑफ x कहते थे, f ऑफ x क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। g ऑफ x यहाँ पे चूंकि x की है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x है। h ऑफ y क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल y। y की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको h ऑफ y से पता चलेगी, x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको g ऑफ x से पता चलेगी। अच्छा, तो ये तो सिंबॉलिकली ये आ गया। अगर हम इसको साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो इसकी जो जॉइंट, दोनों की जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उसको जॉइंट डेंसिटी बोलेंगे जब आप कंटिन्यूस के केस में होंगे, फिलहाल प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं उसको। joint probability function denoted by f of xy। अब यहाँ पे सिंबल नोट करें, x सिंपल x नहीं है, सिंपल y नहीं है, x y है, पेयर्स की फॉर्म में है, और इसकी नोटेशन f ही रखी है ताकि हमें आगे जाके जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या इसके ऊपर कोई अलजेब्रिक ऑपरेशन लगाते हैं तो फिर हमें सिंबल्स में इशू ना हो, इसलिए इसको हमने f के साथ शो कर लिया है। अब f ऑफ x y क्या होगा? अगर डिस्क्रीट का केस है तो आप x की जगह xi, y की जगह yj, 7 सबस्क्रिप्ट्स यूज कर लें क्योंकि x1, x2, x3 यहाँ इसकी वैल्यूज होती हैं, तो जनरली इसकी वैल्यू को हम xi से शो कर देते हैं। तो ये हमें क्या बताती है? ये बताती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi एंड y इज इक्वल टू yj। यहाँ पे अगर डिस्क्रीट के केस में है तो xi और yj आप शो कर सकते हैं, लेकिन जॉइंट के केस में क्या होगा? जॉइंट डेंसिटी आपको बताएगी साइमल्टेनियसली x की वैल्यू x हो और y की वैल्यू y हो, yj हो, तो फिर जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको बोलेंगे हम जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x एंड y इन डिस्क्रीट केस। तो ये तो होगी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन। अब इसमें
अगर आप एग्जाम्पल समझना चाहते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल दी थी कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को हम एक्स से और उनके मार्क्स को वाई से शो करते हैं, और आपसे वो पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट विल हैव दिस अटेंडेंस 40 होगी और जो उसके मार्क्स हैं वो 80 होंगे, इसके क्या चांसेस हैं। तो ये आपको ये जॉइंट डेंसिटी बताएगी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताएगी। ये है कॉन्सेप्ट जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस का। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। डिस्क्रीट से कंटिन्यूस का केस होगा तो फिर हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। अब इसकी देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। जिस तरह प्रॉपर्टीज आपने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिस्क्रीट केस में की थी उसी तरह यहाँ भी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी जी। तो प्रॉपर्टीज सीखने के लिए आप जो डिस्क्रीट केस है उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो टेबल बनता है, जिस फॉर्म में बनेगा, वो कंस्ट्रक्ट करना सीख जाएं तो उससे हम प्रोबेबिलिटीज को, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इजीली समझ सकते हैं। अब ये टेबल बनता कैसे है, जैसे हमने 2 डाइस के केस में डाइस 1 की आउटकम यहाँ पे और डाइस 2 के यहाँ पे इस तरह से लिखे थे, तो यहाँ भी उसी तरह से करते हैं। हम क्या करते हैं कि x को कॉलम में, इस फर्स्ट कॉलम में, ये इसको हम कहते हैं हर रो जो है ये x की वैल्यूज को शो करती है। जैसे यहाँ पे पहली वैल्यू है x1, दूसरी वैल्यू है x2। अच्छा, जब जनरल केस लिखेंगे तो x1 x2 के बाद आप डालेंगे 3 डॉट्स। जो x की ith वैल्यू है, जनरल जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम xi से शो करते हैं, फिर 3 डॉट्स डालें। अच्छा, अब x की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ तक जाती हैं और y की वैल्यूज कहाँ तक जाती हैं। जैसे हम कहते थे जी x1 x2 अप टू xn तक जाता है, तो यहाँ पे जो हमारा सिंबल यूज होगा, जनरली हम सिंबल इसके लिए x के लिए m सिंबल यूज करते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि x की वैल्यूज हैं x1 x2 up to xm. There are m outcomes, possible outcomes related to variable x, और वेरिएबल y के क्या हैं, पहला y1, दूसरा y2, फिर 3 डॉट्स डालें, फिर yj, और उसके बाद लास्ट में जो y की जो वैल्यू है, जहां तक जाती है तादाद है इसकी, उसको हम n से शो करते हैं। तो कहां तक जाता है y जाता है y1 से लेके yn तक। अच्छा, अब इसके अंदर आएंगी इनकी प्रोबेबिलिटीज। जब x की वैल्यू x1 हो, y की y1 हो, तो जनरली तो हम यूं लिखते हैं ना, f ऑफ xi yj, यूं लिखते हैं। यहाँ पे होगा f ऑफ x1 y1, ऊपर से y1 आ रहा है, इधर से x1। ये क्या है, f ऑफ x1 y2, f ऑफ x1 yj, f ऑफ x1 yn। अच्छा, x2 के लिए फिर ये रो कंप्लीट कर लें, f ऑफ x1 x2 y1, f of x2 y2, f of x2 yj, f of x2 yn। फिर इसी तरह जैसे ऊपर से नीचे आ रही हैं, 3 डॉट्स डालें, कंटिन्यूएशन के लिए 3 डॉट्स डाला करें। f of xi y1, f of xi y2, और यहाँ जनरल ऑब्जर्वेशन आएगी, f of xi yj, ऊपर से yj आ रहा है, इधर से xi आ रहा है, और सो ऑन। और यहाँ पे कौन सी आएगी, f of xi yn। यहाँ पे आएगा f of xm y1, f of xm y2, f of xm yj, f of xm yn। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस टेबल में कितनी ऑब्जर्वेशन है, m by n। m ऑब्जर्वेशन जो हैं वो रोज में है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अगर आप इसको यहाँ से ऐड करें,
दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी प्लस दिस प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। इन प्रोबेबिलिटीज का जो सम है, ये सम आप गौर करें तो इसमें x1 जो है वो सेम जा रहा है, सब पॉइंट्स के अंदर x1 मौजूद है। वेरी क्या कर रहा है, y1 वेरी कर रहा है। तो अच्छा, ये जो मार्जिन्स होते हैं, इन मार्जिन्स में जो प्रोबेबिलिटीज लिखी जाती हैं इनको बोलते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। ये जो है यहाँ पे x1 तो चूंकि कांस्टेंट जा रहा है, तो इस वजह से इस रो के सम को हम शो करेंगे g ऑफ x1 से। क्यों? x1 कौन से y वेरी कर रहा है ना, तो ये क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi। कैसे आया? आपने इन सब को सम किया, समेशन f ऑफ x1 y। अब y के साथ जो सबस्क्रिप्ट है ये चेंज हो रहा है, इस वजह से इसको हम yj कर देते हैं। और समेशन कहाँ लग रही है, j पे। j कहाँ से चल रहा है, 1 से चल रहा है और n तक जा रहा है। अब आपने पहली मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बना दी, दूसरी को देखें। ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2। अगर x की वैल्यू x2 हो तो जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आएगी, ये सारी प्रोबेबिलिटीज का सम g ऑफ x2 आएगा। ये होगा f ऑफ x2 yj, और j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n। j 1 से लेके n तक जा रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या होगा, अब आप इजीली बना सकते हैं, आपको आइडिया हो गया। g ऑफ xi होगा समेशन j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n f ऑफ xi yj। और j पे y पे समेशन लग गई, समेशन आपने y पे अप्लाई की है क्योंकि x कांस्टेंट जा रहा है। आगे जाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, यह आएगा g ऑफ xm, जो होगा j रन्स फ्रॉम 1 अप टू n f ऑफ xm yj। ये अब मैं एक ही दफा लिख रहा हूं ये वाला काम, ये अब बार बार नहीं लिखूंगा, फिर मैं सिर्फ ये लिखूंगा g ऑफ x1 फर्स्ट रो के लिए, ये जो फंक्शन है g ऑफ x2 सेकंड के लिए है, g ऑफ xi ith के लिए है, और g ऑफ xm mth के लिए है। अच्छा, अब ऊपर से नीचे आए, यही काम जो आपने इधर से किया था, अब ये मार्जिनल फंक्शंस जो हैं y के लिए करें। तो यहाँ पे क्या होगा, वहां था प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू xi, यहाँ पे y1 के लिए, y2 के लिए, तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू कैपिटल Y इज इक्वल टू yj। अब यहाँ पे देखें तो y कांस्टेंट आ रहा है, y1 सबके साथ, लेकिन x वेरी कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा ये होगा h ऑफ y1, जो कि क्या होता है, समेशन लगेगी किसके ऊपर, f ऑफ x1 x वेरी कर रहा है ना, xi y1, और i कहाँ से चल रहा है, 1 से चल रहा है, 2 3 अप टू m जा रहा है, ये h ऑफ y1 है। यहाँ पे क्या होगा, h ऑफ y2, यहाँ पे क्या होगा, h ऑफ yj, यहाँ पे क्या होगा, h ऑफ yn। अब वो मैंने डिटेल में लिख ली थी, यहाँ सिर्फ एक के लिए लिखा है, बाकी आप समझ जाएंगे ये इसी तरह है। तो ये जितनी भी मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, अब चूंकि ये पूरा जो टेबल है ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का टेबल है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो पहली प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ऑलवेज f ऑफ xi yj इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव होगी, इस पूरे टेबल में कोई नेगेटिव वैल्यू किसी प्रोबेबिलिटी की जगह पे नहीं आनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात कि अब एक समेशन नहीं है, अब चूंकि y भी है और x दोनों है, f ऑफ xi yj j 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है।
और i 1 से लेके m तक है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करें तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब इन सब को ऐड करें या इन सब को ऐड करें, आपके पास टोटल 1 आना चाहिए इस टेबल के अंदर। ये बात आपने याद रखनी है जॉइंट के केस में। ये होंगी दो प्रॉपर्टीज डिस्क्रीट बाइवेरिएट केस में, जब आपका जो टेबल कंस्ट्रक्ट होगा या आपको फार्मूला की फॉर्म में, फंक्शन की फॉर्म में मिलेगी एफ ऑफ एक्स आई वाई जे, तो ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी जरूरी है। अगर आपके पास डेटा जो लिमिटेड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है काउंटेबल हैं, तो आप टेबल से कर लें, ज्यादा हैं तो फंक्शन बना लें। बहरहाल ये जो है स्ट्रक्चर है आपके जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, किस केस में? डिस्क्रीट केस में। डिस्क्रीट क्यों? ये हर एक अलग अलग हो रही है। कंटिन्यूस केस में क्या होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने आज जो पढ़ा है वो हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस को डिफाइन किया, यूनिवेरिएट से जॉइंट की जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको डिस्कस किया, और उसके बाद हम बाइवेरिएट के स्पेशल केस है डिस्क्रीट का, उसका टेबल को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आप इस लेक्चर को अच्छी तरह से देख लें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अगर आपको कोई इशू हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप क्वेश्चन कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। थैंक यू।